जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम SSC GD के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए हमारा पहला प्रश्न। राइट, पहला प्रश्न क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। राइट, तो देखिए जब भी आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो एज है वो एज आपकी 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर, अगर आपकी एज 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोकसभा का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। क्लियर है। और लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 80 के अंदर किया गया है। राइट, और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 550+2 ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। क्लियर, इसमें दो जो है वो क्या है? एंग्लो इंडियन। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है। राइट, सो देखिए छल्ला इट मीन्स इसे हम एक और बोलते हैं बलय। कई बार छल्ला की जगह बलय भी लिख के आता है। तो ऐसा ग्रह बताना है जिसके चारों ओर बलय हैं, तो ऐसा ग्रह जो है वो शनि है। ठीक है, शनि के चारों ओर बलय हैं। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। राइट, सो जितने भी आपके जैविक यौगिक होते हैं उन सभी के अंदर कार्बन होता है और इस बारे में हम जिक्र अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बारे में बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो यौगिक हैं वो भी कार्बन से ही बनते हैं। और इसके अलावा जैविक यौगिक में जितने भी जैविक यौगिक होते हैं उनमें तो सब में कार्बन पाया ही जाता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आदर्श निर्यात का तात्पर्य है। आदर्श निर्यात का तात्पर्य होता है कि ऐसा एक्सपोर्ट जिसमें तस्करी की जा रही हो। ठीक है, तस्करी के माध्यम से जो है वो अगर निर्यात किया जा रहा है, तस्करी इट मीन्स सरकार की बिना इजाज़त के बिना देख रेख के जो इलीगल वे में आप किसी भी सामान को क्या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सामान क्या कहला, वो जो एक्सपोर्ट होता है वो आदर्श एक्सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्तिक लोक नृत्य है। कार्तिक लोक नृत्य क्या है? कार्तिक लोक नृत्य जो है साथियों ये अवध का लोक नृत्य है। कहाँ का है? अवध का। ठीक है, जबकि बुंदेलखंड का तो आप जानते हैं राई है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है? राई। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। राइट, सो देखिए अशोक ने एक युद्ध लड़ा था अपने राज्य अभिषेक के जस्ट 8वें वर्ष, इट मीन 261 BC में एक युद्ध लड़ा था अकबर ने। अशोक ने, उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। कौन सा था? कलिंग का युद्ध। राइट, सो कलिंग के युद्ध, जब युद्ध समाप्त हो जाता है कलिंग का युद्ध, तो उस युद्ध के बाद साथियों अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा।
क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसापूर्ण वर्णन करने वाला इटली का यात्री था। कौन था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के का प्रशंसापूर्ण वर्णन करने वाला जो इटली का यात्री था उसका नाम निकोलो कॉन्टी था। क्या नाम था? निकोलो कॉन्टी, राइट। सो निकोलो कॉन्टी जो है साथियों, ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इटली का यात्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य की बात करें साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य की जो नींव है वो हरिहर और बुक्का ने रखी थी। किसने रखी थी? हरिहर व बुक्का ने जो है वो इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और इसके अगर हम खंडहर की बात करें, वर्तमान में भी ये जो है वो विजयनगर साम्राज्य जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके खंडहर मिलते हैं। खंडहर कहाँ मिलते हैं? कर्नाटका के अंदर मिलते हैं। और कर्नाटक में भी कौन सी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान कहलाती है, राइट। देखिए, पृथ्वी के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और चट्टान, जब चट्टान से कुछ जैसे ये मान लीजिए जमीन है, जमीन के नीचे ये जो है वो भूप्रपरी भूप्रपटी, फिर आपका मिलेगा क्या? प्रवार, जिसे मेटल बोलेंगे, एंड फाइनली क्रोर। क्रोर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें आपको मिलता है क्या? एक यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ मिलता है आपको मैग्मा। ठीक है, और मैग्मा के बाद फाइनली बाद में यहाँ पर आपको जो मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रहता है आपका लावा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो बाहर मैग्मा ज़मीन के अंदर जब तक रहेगा ये चट्टान लिक्विड स्टेज में, जब तक कोई भी लिक्विड जो है वो ज़मीन के अंदर रहेगा तब तक वो मैग्मा कहलाएगा। और उससे बाहर निकलने के बाद जब ये लिक्विड, ठीक है, जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो फिर ये क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा, राइट। सो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ज़मीन के नीचे है जो चट्टान है वो लिक्विड स्टेज में है, अगर वो कहलाएगी मैग्मा, और जब बाहर निकलेगी तो फिर क्या कहलाएगी? लावा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, राइट। सो देखिए, बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 के अंदर हुआ था। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसके जो नेता थे साथियों, नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। ये जो है क्या करते हैं? ये बारदोली सत्याग्रह के नेता होते हैं और ये सफलतापूर्वक इस सत्याग्रह का संचालन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि मिलती है। सरदार की उपाधि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं बारदोली की, ये बारदोली की जो महिलाएं होती हैं वो महात्मा गांधी से जो है इनको सरदार की उपाधि दिलवाती हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्यक्रम मुख्य रूप से था। क्या था? तो देखिए साथियों, जो पिछड़े वर्गों के लिए चलाया गया था उत्थान, काफ़ी सारे जो है कार्यक्रम उस टाइम पे चलाए गए थे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। लेकिन अगर इन ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस में आपको सत्यशोधक समाज ये जो दिख रहा है ये पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो है वो चलाया गया था, राइट। और ये चलाया गया था कब? 1873 के अंदर। ठीक है, कब चलाया गया था? 1873 के अंदर। क्लियर? यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है, वो बताना है कि किसने चलाया था। ये जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको इसका आंसर खुद से मालूम होगा कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, राइट। ये हमने आपको बता दिया कब चलाया गया था। ये 1873 के अंदर चलाया गया था। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन क्या है 11? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
दिसंबर 1885 में, ठीक है। कब करेगी? दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम साहब ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी, राइट। और इसमें जो है वो लगभग 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कौन थे? 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और इस टाइम पे अगर हम वायसराय की बात करें तो वायसराय जो है वो डाफरिन थे, ठीक है। कौन थे? डाफरिन। क्लियर है? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन हो जाता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषदों के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि? बर्फ पानी पर तैरती है। देखिए, पानी पर कोई भी चीज़ तैरने का मेन रीज़न यही होता है कि जब भी कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैर रही है, सपोज ये मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है। टैंक मान लीजिए, समुद्र मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। ये तैर रहा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस पानी के ऊपर अगर तैर रहा है तो तैरने की कंडीशन क्या होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका घनत्व क्या होगा? लेस होगा। और पानी का घनत्व क्या होगा? मोर होगा। क्लियर है? जब किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? घनत्व कम होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए और पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होगा? बर्फ जो ऑब्जेक्ट जो है वो तैरना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो सिमिलर यहाँ पर भी बर्फ पानी पर कब तैरेगी? जब बर्फ की डेंसिटी कम होगी और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट। सो देखिए यहाँ पे लिखा है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का उल्लेख करता है, राइट। सो देखिए, संविधान में 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पर ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। एक डीपीएसपी का हिस्सा है और एक हमने खुद 73वां 74वां अमेंडमेंट एक्ट लाकर उसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है आर्टिकल 40 जो कि एक डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का हिस्सा है, जिसे हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसके अंदर ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा 343 की बात करें तो इसमें तो साथियों राजभाषा का उल्लेख है। और 21 में जो है वो जीने की स्वतंत्रता है, जैसे हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये जो है वो आर्टिकल 21 में। 19 की बात करें तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात जो है वो आर्टिकल 19 में करी गई है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? देखिए, जल से होने वाला जो रोग है वो हैजा है। क्या है? हैजा, जिसे हम कोलेरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। कौन थे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम और जो महासचिव हैं वो ट्राइगुली हैं। कौन है? ट्राइगुली, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राइट, कहाँ स्थित है ये बताना है। तो देखिए इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आता है आपका तमिलनाडु के अंदर। राइट, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। राइट, सो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाला जो देश है वो साउथ अफ्रीका है। कौन सा है? साउथ अफ्रीका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटका है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और डॉट 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 की संयुक्त परियोजना है। तो कहाँ की किस किस कौन कौन सी कंट्रीज़ की ये जो परियोजना है वो हमको बताना है। तो देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना वो भारत और कौन सी, भारत और रूस इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके अगर हम नामकरण की बात करते हैं कि ब्रह्मोस इसका नामकरण कैसे हुआ, तो इसका नामकरण का है कि इसमें भारत की और रूस की दो नदियों के नाम लिए गए हैं। ठीक है, ठीक, किसके नाम लिए गए हैं? दो नदियों के नाम लिए गए हैं। नदियां कौन सी? इसमें भारत की बात करें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की बात करें तो मस्कवा। ठीक है, इन दोनों नदियों के आगे के लेटर्स मिलाकर जो है वो ब्रह्मोस बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्रह्मोस शब्द जो है वो बनाया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। राइट, तो देखिए क्या है क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? देखिए महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है ना, ये देखिए ये आपका भारत है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। राइट, ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इस साइड गोवा है और यहीं ये कर्नाटका। ये पूरी पैरेलल आपकी एक पहाड़ी नुमा संरचना है। ठीक है, तो इसको पश्चिमी घाट पर्वत भी बोला जाता है और इसी को सह्याद्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए हैं। क्लियर साथियों। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।